गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन भी आता है और जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम अजमेर सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें हमने DNA, RNA या फिर कोई भी मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड को लेबल करके प्रोब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोकेट कर पाते हैं कि DNA, RNA कहाँ पे प्रेजेंट है। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक इस तरह का मेथड है जिसकी वजह से हम न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन किसी भी टिश्यू के अंदर इन वीवो स्टडी कर सकते हैं या फिर कोई ऑर्गेनेले के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, इस तरह से इसमें स्टडी की जा सकती है। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू किया जाता है, बेसिकली RNA और DNA की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन डेवलप किया था। तो मेरिलो पार्डो इन्होंने, एज वेल एज जो दूसरे साइंटिस्ट थे जोसेफ जी गिल, इन्होंने सबसे पहले इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन डेवलप किया था। नाउ हम बेसिक टेक्निक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें बायोलॉजिकल मटेरियल स्टडी करना है उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसे प्रोब से लेबल किया जाता है। फिर उसके बाद में जो प्रोब होता है उसको, और एज वेल एज जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है, दोनों को डीनेचर करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है उसको हाइब्रिडाइज करते हैं ऐसे रीजन से जहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंटरी होगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो उस तरह से फिर डिटेक्ट हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन फिर विजुअलाइज कर ली जाती है। तो अब हम इस टेक्निक को अलग अलग तरह से लोकलाइज किया जाता है। अलग अलग तरह की इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें या तो आपको DNA देखना है या RNA देखना है या वायरल जीनोम देखने का कुछ पोर्शन स्टडी करना है, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। सपोज़ आपको DNA देखना है तो DNA में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, कुछ सीक्वेंसेस DNA के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनकी लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई यूनिक सीक्वेंस है, सपोज़ किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से एक तरह का पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है तो हम वो वाला सीक्वेंस स्टडी कर सकते हैं। पूरा क्रोमोसोम भी आप स्टडी कर सकते हो या क्रोमोसोम का कोई पार्ट भी स्टडी कर सकते हो, या पूरा का पूरा जीनोम मतलब हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं वो पूरा आप स्टडी कर सकते हो। RNA बेसिकली कब किया जाता है, जब आपको किसी जीन का लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। सिमिलरली वायरस के बारे में हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि ये एक तरह का बेस बनता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ प्रोब क्या होता है। प्रोब, जैसा मैंने आपको बताया था, DNA या RNA का वो सीक्वेंस जिसे लेबल किया जाता है ताकि हम हमारे न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन फाइंड आउट कर सकें, उसे ही हम प्रोब कहते हैं। नाउ प्रोब्स को हम क्लासीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रोब्स को हम 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड की टाइप पे, वो कैसे बनाए जाते हैं और उनको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर प्रोब DNA का बना है तो DNA प्रोब, और RNA का बना है तो RNA प्रोब। और उसकी सिंथेसिस मतलब क्लोनिंग से उसको सिंथेसाइज किया हुआ है या सिंथेटिक मेथड है, नकली प्रिपेयर किया हुआ है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो उस तरह का प्रोब हो सकता है। किस चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है, यानी कि उसे रिपीटेड सीक्वेंसेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, या फिर सिंगल कॉपी के लिए यूज़ किया जा रहा है, या पूरे क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया जा रहा है, या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया जा रहा है, या फिर
पूरे के पूरे टोटल जीनोमिक डीएनए को स्टडी करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। लेबलिंग हम देख लेते हैं, प्रोब्स की लेबलिंग कैसे की जा सकती है। प्रोब को लेबल करने के लिए आप कोई एंजाइम यूज़ कर सकते हो। एंजाइम कौन सी यूज़ कर सकते हो, बायोटिन या डिजॉक्सीजेनिन। दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वो है कोई केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, एसिटाइल अमीनोफ्लोरिन जिसको AAF बोलते हैं, या फिर मरकरी यूज़ कर सकते हो। और तीसरी टेक्निक रेडियो एक्टिव लेबलिंग है जिसमें आप रेडियो एक्टिव लेबल्स को यूज़ करते हो। बट यूजुअली जो हम रेडियो एक्टिव लेबल यूज़ करते हैं ये बीटा एमिटर्स होते हैं, बीटा रेस को एमिट करते हैं और इनको ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है। नाउ हम नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल से लेबलिंग को देखते हैं, तो नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल से की जा सकती है या फिर एंजाइम से की जा सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं ये लेबलिंग भी डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट लेबलिंग में क्या किया जाता है, जो हमारा प्रोब है वो डायरेक्टली हाइब्रिडाइज करता है न्यूक्लिक एसिड से और हम रिजल्ट डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमारा प्रोब ज़रूर हाइब्रिडाइज ज़रूर करेगा न्यूक्लिक एसिड से, लेकिन हमें डिटेक्शन के लिए एक सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम की और एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं हो सकता, आपको दो चीज़ें और चाहिए, एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल और एक SGS सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम। तो हम देखेंगे रिपोर्ट होता है और सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो रिपोर्टर मॉलिक्यूल वो कौन सा लेबल आप यूज़ करते हो और किस तरह का रिपोर्टर होता है। सपोज़ आपने बायोटीन हमने एंजाइम के अंदर पढ़ा था लेबल के अंदर, तो अगर आपने बायोटीन एज एंजाइम यूज़ किया है तो जो आप रिपोर्टर मॉलिक्यूल यूज़ करते हो वो एविडिन या स्टेप्टाविडिन होता है। सिमिलरली अगर आप डिजॉक्सीजेनिन यूज़ करते हो तो उसका जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल होता है वो एंटी डिजॉक्सीजेनिन एंटीबॉडी होता है। अब AAF जो एक केमिकल सब्सटेंस है, जब अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हो तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो उसका रिपोर्टर होता है। और मर्करी के लिए हम कोई लिगैंड यूज़ करते हैं एज अ रिपोर्टर मॉलिक्यूल। सिमिलरली अब हम सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टर है ये किसके साथ में लिंक्ड होना चाहिए, सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम हम देख लेते हैं, ये है फ्लोरोक्रोम। सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम में आप पहली चीज़ यूज़ कर सकते हो फ्लोरोक्रोम। फ्लोरोक्रोम का मतलब ये है कि ये फ्लोरोसेंस लाइट को एमिट करेगा, ठीक है। दूसरा सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम कोई एंजाइम हो सकती है। एंजाइम में तो क्या होगा कि जो आपका मॉलिक्यूल आपने लेबल किया है उसके साथ में जो आपने रिपोर्टर मॉलिक्यूल लगाया है वो एज एन एंजाइम के जैसे किसी सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा और विजिबल कलर चेंज प्रोड्यूस करेगा। या फिर कोई आप मेटल यूज़ कर सकते हो। मेटल में यूजुअली कोलॉइडल गोल्ड यूज़ किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम का कलर कोड। फॉर एग्जांपल कुछ जिसमें सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम है वो कैसा कलर प्रोड्यूस करता है। ये जो सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम हम इस स्लाइड में देख रहे हैं ये सारे फ्लोरोक्रोम्स है। फ्लोरोक्रोम मतलब फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहला है FITC फ्लोरोसेंस आइसोथायोसाइनेट। तो ये क्या करता है, ये ब्लू लाइट को एक्साइट करता है और जब ये एक्साइट ब्लू को करता है तो फ्लोरोसेंस कौन सी शो होती है, ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस शो होती है। सिमिलरली दूसरा फ्लोरोक्रोम है टेट्रामिथाइल रोडामाइन आइसोथायोसाइनेट TRITC। ये करता है ग्रीन लाइट को एक्साइट, लेकिन फ्लोरोसेंस ये शो करता है रेड कलर की। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं फ्लोरोक्रोम टेक्सास रेड या सल्फोरोडामाइड। तो ये ग्रीन लाइट को एक्साइट करता है लेकिन ये फ्लोरोसेंस शो करता है डार्क रेड कलर की। एंड सिमिलरली अमीनोमिथाइल कॉम्बिनिन एसिटिक एसिड AMCA ये एक्साइट करता है UV लाइट को और ये फ्लोरोसेंस शो करता है ब्लू कलर की। तो ये डिफरेंट तरह के कलर कोड हैं SGS के। एंजाइम्स हम कौन सी यूज़ करते हैं, यूजुअली हम हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज ये बहुत यूजुअली यूज़ करते हैं। कौन से सबस्ट्रेट के लिए, DAB के लिए एंजाइम के केस में। तो जब अगर आपने एंजाइम यूज़ की है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज तो आपको एक सबस्ट्रेट भी यूज़ करना पड़ेगा DAB। तो किस तरह का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, रेड कलर का। यहाँ आप इस सैम्पल में देख रहे हो कि जो आपका इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन किया गया है वहाँ जब आपने इस तरह के एंजाइम यूज़ किए तो ये रेड PPT फॉर्म हो गया है। सिमिलरली अगर आप एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ करते हो तो सबस्ट्रेट यूज़ करते हो BCIP 5-bromo-4-chloro-3-इंडोलाइल फॉस्फेट और इससे बनता है ब्लू PPT और वो इस तरह से दिख रहा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीपल लेबलिंग भी की जा सकती है। अगर आप
एक ही न्यूक्लिक एसिड में मोर देन वन प्रोब यूज़ कर सकते हो। बहुत बड़ा अगर टारगेट आपका न्यूक्लिक एसिड है, उसमें आप एक साथ 2-3 प्रोब्स भी यूटिलाइज कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को ही हम मल्टीपल लेबलिंग कहते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अलग अलग स्पीशीज़ के बीच रिलेशनशिप देख सकते हैं और अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। कभी कभार हम 2 डिफरेंट जीनोम को भी एक साथ स्टडी कर सकते हैं। तो 3 तरह की होती है मल्टीपल लेबलिंग। सीक्वेंशियल कर सकते हो कि पहले आपने एक प्रोब से लेबल किया, फिर दूसरे से किया सेम ही स्पेसिमेन को। दूसरा, आप साइमल्टेनियस कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से एक साथ, या फिर साइमल्टेनियस भी कर सकते हो इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में आपको रिपोर्टर मॉलिक्यूल और सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का डिटेक्शन है ये बायोटीन का। तो सबसे पहले बायोटीन को न्यूक्लिक एसिड के अंदर डाला जाता है एज अ प्रोब। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है, इसके अंदर हम बायोटीन मॉलिक्यूल लगाएंगे। ये रेड कलर का जो है, इसमें बायोटीन मॉलिक्यूल हमने अटैच कर दिया। बायोटीन क्या है? एक एंजाइम है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेंगे। ये हमारा टारगेट डीएनए है। उसके साथ में ये प्रोब और ये जो हमारा टारगेट डीएनए, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, ये हाइब्रिड डीएनए बन गया, जो जैसे आपको डिटेक्ट करनी है लोकेशन जीन की कहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, एक जो सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करते हो। यहाँ हम एविडिन यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरोक्रोम से अटैच्ड FITC हमने यूज़ किया है एज अ फ्लोरोक्रोम। तो ये आपका हाइब्रिड डीएनए था जिसमें बायोटीन लगा हुआ है, और यहाँ आपने आप एक एविडिन लिया है। ये एंटीबॉडी है जिसके ऊपर एविडिन लगा हुआ है, और जो फ्लोरोक्रोम FITC के, तो ये जा करके बायोटीन को डिटेक्ट करेगा और फिर फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता चल जाएगी कि कहाँ पे हमारा जीन प्रेजेंट है। ये टेक्निक यूज़ की जाती है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में, बट सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं और रिपोर्टर मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, जो मैंने आपको आगे ही बता दिए। नाउ हम देख लेते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। यूजुअली माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ किया जाता है मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। पैथोलॉजी में यूज़ किया जाता है पैथोजन की प्रोफाइलिंग करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए। कैरियोटाइपिंग, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, और फिजिकल मैपिंग के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है फिश, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।